आज जब मैं 10 दिन मैके में रहने के बाद वापस घर लौटी तो मुझे अपना कमरा बदला बदला सा मालूम हुआ। मेरे बेड की एक तरफ एक काले रंग का डब्बा रखा हुआ था और अलमारी में भी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। मुझे अपने शौहर की ये आदत हमेशा से पसंद नहीं थी। हमारी शादी को 6 महीने ही हुए थे और मैं इस शख्स की आदतों से तंग आ गई थी। लेकिन आज जो था वो मामूल से हटकर था। मेरी आदत थी मैं कमरे को साफ सुथरा रखती, मगर अब की बार तो हद हो गई। शौहर मौसूफ ने एक बड़ा काला संदूक लाकर कमरे में रख दिया। इस बात पर मेरी इनसे लड़ाई हो गई। मुनीर, ये क्या बदतमीज़ी है? आपने कमरे में इतना बड़ा संदूक रख दिया, वो भी बिल्कुल सामने। आपको एहसास है कि मुझे कमरे को साफ सुथरा रखना पसंद है। मैंने मुनीर से कहा तो वो उल्टा मेरी बात पर जवाब देने की बजाय गुस्सा हो गए। बोले, तुम अब अपने बाप के घर नहीं हो बल्कि अपने शौहर के घर हो, इसलिए मैं जैसा भी कमरे को रखना चाहूँ ये कमरा वैसा ही रहेगा। तुम अगर इतनी ही सफाई पसंद हो तो अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। अपने शौहर का टका सा जवाब सुनकर मैं तो उनका मुंह देखती रह गई। ये कब से ऐसा रवैया रखने लगे, मेरी तो समझ से बाहर था। बहरहाल मैंने कोई बात नहीं कही और खामोश हो गई। जानती थी कि 1-2 दिन तक इन्हें मना ही लूँगी। मैं अगले दिन बाजार से वापस आई तो देखा शौहर मौसूफ ने वो काला संदूक मेरे बेड के साथ बिल्कुल जोड़ कर रखा था। यानी मैं अगर उतरती तो मुझे बेड से उतरने में भी मुश्किल होती। मुझे ये देखकर लगा जैसे मुनीर मुझे तंग कर रहे हों। मैं उनसे फिर उलझ पड़ी। मुनीर, अपने कमरे की हद तक तो ठीक था, लेकिन आपने इस संदूक को मेरे बेड के पास रख दिया, वो भी मेरी साइड पर। मेरी बात पर इन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा ना ये मेरा कमरा है, अगर तुम्हें ये डब्बा नहीं पसंद तो जाकर दूसरे कमरे में बैठो। मेरे शौहर की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर इस डब्बे में है क्या? आपने इसे यहाँ क्यों रखा है? मैंने पूछा। इस डब्बे में जो भी है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ये मेरी मर्जी है, मेरा कमरा है, मैं ही इसे देख लूँगा। पता नहीं आज मेरा शौहर बार बार हर एक बात पर अपना हक क्यों जता रहा था। हालांकि इससे पहले हमें ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब शौहर ही बेरुखी बरते तो औरत और किससे गिला करे। मैंने अपनी बाजी से शाम को ये बात कही। बोली कि शायद वो तुम्हारे मैके में रहने की वजह से चिड़चिड़ा हो गया होगा। उसे मोहब्बत दो, उसकी पसंद के खाने बनाओ, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसी के लिए हो, फिर वो अपना गुस्सा छोड़ देगा। बाजी की बात माकूल थी। मैंने अपने शौहर की पसंद के खाने बना लिए, मगर वो फिर भी खुश नहीं हुए। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे लगा जैसे मैं उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हूँ। खाने की मेज़ पर इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं उनकी तरफ देखती रही, मगर इन्होंने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने सोचा शायद कोई कारोबारी परेशानी होगी, इसलिए कोई गिला नहीं किया। रात को अपने काम से फारिग होकर मैं कमरे में गई तो अजीब बात देखने को मिली कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे सख्त हैरत हुई। आखिर मेरे मियाँ को मुझसे क्या छुपाने की आदत पड़ गई। मैंने सोचा दरवाज़ा खटखटाया, मगर शौहर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा दोबारा नॉक किया। इन्होंने गुस्से से दरवाज़ा खोला और बोले, थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं रुक सकती? क्या यह कमरा तुम्हारे बाप का है जो बार बार खटखटा रही हो दरवाज़ा? उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट कर रह गई। आज तो वो मेरे सब्र को सही मानों में आजमा रहे थे। काफ़ी देर मैं दूसरे कमरे में बैठी रही, मगर फिर सोचा कमरा मेरा भी तो है। मेरे शौहर का मुझ पर और मेरा उस पर हक है। जाकर देखना चाहिए कि दरवाज़ा क्यों बंद है। मैं जाकर खामोशी से दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। देखा तो कमरे के अंदर से किसी औरत की आवाज़ें आ रही थीं। यह अजीब बात थी। खुदाया, ये क्या मौजा है? मैंने दिल में सोचा। तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं गुस्से से पागल हो गई। मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के लाते मारना शुरू कर दी। शौहर ने दरवाज़ा मजबूर होकर खोल दिया, मगर इनके चेहरे पर गुस्से के ऐसे तासुरात थे कि मैं एक लम्हे को काम कर रह गई। इन्होंने जल्दी से खुले हुए संदूक को बंद किया, उस पर ताला लगाया और कमरे से पैर पटकते चले गए। उनका फ़ोन भी बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था।
मैं उन पर ये शक भी नहीं कर सकती थी कि वो किसी औरत से बात करते थे। फिर लगा कहीं इस संदूक में कोई औरत ही ना छुपा रखी हो, मगर ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद से ही सवाल किया। क्या बेवकूफ़ाना सोच थी मेरी। अगर कोई संदूक में होगा तो उसे खाने पीने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान को संदूक में कैद कर रख दिया जाए, और वो भी कौन सी लैला होगी जो इनके लिए संदूक में बंद होकर बैठेगी। मैंने सोचा और इस अहमक ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया, मगर मैं अपने शौहर के रवैये से अभी भी परेशान थी। अगले दिन मैंने बाजी को घर बुलाया। उनसे कहा कि आप मुनीर से बात करें ताकि वो इस मसले को हल करें, वरना मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। बाजी ने मुझे समझाया कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते। तुम सब्र करो, तुम्हारा शौहर खुद ही सही हो जाएगा। बस कुछ दिन और इंतज़ार करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारी नंद से बात करूँगी। फिल वक्त ये मुनासिब नहीं, अंदाज़ी करें। मैंने सोचा अब अपने शौहर से लड़ने की बजाय खुद को किसी न किसी आदत में मसरूफ़ कर लूँ। मेरी एक सहेली बंटी से रोज़ाना बात होती थी। वो वैसे भी काफ़ी शौक तबीयत की मालिक थी। मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी थी। उसकी दोस्ती मुझसे इत्तेफाकिया हो गई थी। मैं जब भी उसे खाने के लिए बुलाती वो हमेशा आ जाती। खाने पीने वाली लड़की थी, किसी बात को दिल पर ना लेती और बात करने के लिए हमेशा मेरे साथ फ़ोन पर मौजूद होती। उसकी यही बात मुझे अच्छी लगती थी। मैंने उस दिन भी बंटी से कहा, तुम आ जाओ, हम मार्केट में शॉपिंग करने चलते हैं। बंटी मुझसे बातें करती तो मेरा दिल हल्का हो जाता। उसने मुझसे कहा कि फ़लाँ जगह आ जाओ। मैं भी घर से तैयार होकर निकल गई, मगर मैं जानती थी कि बंटी हमेशा लेट ही आएगी, इसलिए मैं कपड़े देखने एक दुकान में चली गई। साथ साथ मैं अपना फ़ोन भी देख रही थी कि शायद बंटी का फ़ोन आ जाए। काफ़ी देर गुजर गई थी, अभी तक उसने मुझसे रब्ता नहीं किया था। अब मुझे परेशानी होने लगी। बंटी को फ़ोन करती मैं दुकान से बाहर निकली। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगी। थोड़ा आगे जाकर मैं पीछे मुड़ने को ही थी कि किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और खींचकर मुझे गाड़ी में डाल दिया। मैंने हाथ पांव मारे, मगर किसी ने इस कदर मजबूती से गिरफ्त रखी कि मुझे चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं दिया। मैं यूं ही हाथ पांव मारती गाड़ी में बिठा दी गई। गाड़ी में मुझे होश न रहा। मेरा जहन तारीकियों में डूबता गया। होश व हवास से बेगाना हो गई तो गाड़ी अपने सफ़र पर चल पड़ी। काफ़ी देर के बाद गाड़ी एक जगह रुकी। मेरा जहन नीम खुनूदगी में था। मुझे उसी तरह से घसीटकर दरवाजे से बाहर निकाला गया। मैंने देखा एक नकाब वाला चेहरा मुझे घसीट कर कमरे के अंदर ला रहा था। मेरी तो जान निकली जा रही थी। मैं अपने शौहर के बारे में सोच रही थी, जिसका रवैया मुझसे पहले ही ख़राब था। अब अगर उसे ये सब पता चलेगा, क्या वो मुझे इस सब के साथ कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं। मेरा दिल मुझे डराने लगा। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। मैं होश में आ चुकी थी। शायद कि थोड़ी देर के लिए ही मुझे बेहोश किया गया था। मैं दिल ही दिल में अपने रब से मदद मांगने लगी। मैं सोच रही थी न जाने मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। एक तारीक कमरे में बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं खौफ से सिमट कर रह गई। आने वाले ने एक लम्हे में कमरे को रोशनी से नहला दिया। सामने एक लंबा चौड़ा लहीम शहीम शख्स खड़ा था। ये कदो कामत तो मेरे शौहर की सी लगती थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। ये तो मेरे शौहर की आंखें हैं। मेरे दिल को तसल्ली हुई। तो क्या मुनीर मुझे बचाने आए हैं? मैंने दिल में सोचा। अगले ही लम्हे उस शख्स ने नकाब उतार दिया। ये देखकर मेरी जान में जान आई कि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि मुनीर ही थे। मुनीर, आप आ गए, मुझे बचा लें। न जाने ये लोग कौन हैं, मुझे क्यों उठा लाए हैं। मैं उनके पांव पड़ गई। मैं जानती थी उनके दिल में मेरे लिए कोई न कोई गलतफहमी ज़रूर पैदा होगी। तभी उनसे माफ़िया मांगने लगी। इन्होंने मुझे बालों से खींचकर ऊपर उठाया। मैं तो उनसे रहम दिलाना रवैये की तवक्के कर रही थी, मगर उनकी बातें तो किसी तूफ़ान का पेश खैमा थी। तब इन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सफ़ाकाना लहजे में पूछा, बताओ तुम आज किससे मिलने जा रही थी? मुनीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तड़प कर कहा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी से मिलने जाऊंगी?
میں نے तड़प कर कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो। मुनीर ने सख्ती से कहा, मुनीर, मैं तो बंटी से, मेरी सहेली है, मुझसे अक्सर मिलने आती है। अच्छा, तो फिर वो आई क्यों नहीं? तुम मुझे देखकर इधर उधर क्यों हो रही थी? मॉल में तुमने मुझे देखा था ना? नहीं मुनीर, मैंने आपको नहीं देखा। मैंने हाजिर जवाबी से काम लिया। मैं जानता हूँ तुम मुझे ही देखकर वहाँ से बाहर निकली थी, वरना तो तुम अपने दोस्त से मिलने जा रही थी ना? मुनीर ने धीमे लहजे में कहा। लगता था जैसे आज वो मेरी जान ले लेंगे। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मुनीर तकरीबन मुझ पर चिल्लाने लगे। नहीं, क्या आप मुझे यहाँ लाए हैं? मुझ पर हैरत का एक और पहाड़ टूट पड़ा। भला कोई शौहर अपनी ही बीवी को अगवा करके दूर दराज घर में क्यों लाएगा? इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे सकूं। आज तुम्हारी चीखें इन कमरों को सुनाई देंगी। तुम्हें अज़ियतनाक मौत मारूंगा और कभी तुम्हारी बेवफाई को नहीं भूलूंगा। मुनीर, आप मुझे एक मौका दें। मैंने उस वक्त मसलहत और ठंडे दिमाग से काम लिया। उनके सर पर न जाने कौन सा भूत सवार था। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अभी बंटी को कॉल करूँगी, आपके सामने बात करूँगी। मैं बातों बातों में उससे पूछूंगी। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वही आज मुझसे मिलने आ रही थी। मैं और किसी से मिलने नहीं गई। तभी मैंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला तो उस पर बंटी की कई कॉल्स आ चुके थे। मैंने उसे कॉल बैक की, लाउड स्पीकर ऑन किया तो वो बहुत गुस्से में थी। बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते चली गई, लेकिन तुम नहीं आई। मुझे बहुत बुरा लगा। आइंदा तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। तुम अमीर लोग खुद को न जाने समझते क्या हो। बंटी की बातें सुनकर मेरे शौहर को यकीन हो गया कि मैं किसी लड़के से नहीं बल्कि अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। तब मुनीर ने मेरे हाथ पांव खोले और मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आए। वो बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। उनकी नज़रें झुकी हुई थी, मगर मैं बहुत कुछ सोच शख्स के साथ अब अपनी बकिया ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। जानती हूँ कैसे शकी इंसान को बर्दाश्त करना सारी ज़िंदगी मुश्किल होता है। घर आकर मुनीर मेरे पाँव पड़ गए। खुदा के लिए सिद्रा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तभी उस संदूक से आवाज़ आने लगी जो इन्होंने मेरे बेड के करीब रखा था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ख़ुद कॉल पर बातें करते हुए मेरी आवाज़ थी। ये क्या है मुनीर? मैंने उस काले बक्से की तरफ इशारा करके कहा। मैंने कहा ना, मैं तुम पर शक करने लग गया था। शादी के बाद जब तुम पहली बार मैके गई, वहाँ जाकर तुम बहुत खुश थी, जबकि ससुराल में तुम्हारा रवैया अजीब सा था। तुमने सही से मुझसे बात भी नहीं की, जबकि मैके जाते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठा। मैंने तुम्हारी और भी कई हरकतों से इस बात को महसूस किया कि तुम सिर्फ मैके जाकर खुश होती हो, यहाँ आकर तुम मेरे साथ खुश नहीं होती। तब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो पता चला तुम फ़ोन पर किसी से बातें करती हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो वो कोई लड़का था, लेकिन उसके साथ तुम्हारा दोस्ताना रवैया देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। तब मैंने तुम्हारी जासूसी करने का सोचा। मैंने तुम्हारे मैके जाने के बाद कमरे में एक इंतहाई हसास कॉल रिकॉर्डर रखा, मगर फिर सोचा तुम कहीं सफाई करते या झाड़ू लगाते, उस रिकॉर्डर को फेंक ही ना दो। फिर मैंने उसे एक बक्स में बंद किया ताकि उसे कोई हिला न सके। ताला लगाकर यहीं पर रख दिया ताकि उसमें तुम जो कुछ भी बात करो रिकॉर्ड होती रहे। और मैं घर आने के बाद तुम्हारी आवाज़ सुनता था कि तुम दिन भर किस किस से बात करती रही। आजकल दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, हर किस्म के आलात दस्तयाब हैं। मेरे एक दोस्त ने ही मुझे ये मशवरा दिया था कि तुम अपनी बीवी की जासूसी इस तरीके से करो, वो कभी बचकर नहीं जाएगी। मुनीर की बात अब मेरी समझ में आई। दरअसल मेरी सहेली बंटी, जो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी थी, अक्सर मुझसे लड़के की तरह बात करती। मुझे कहती कि मैं लड़की नहीं हूँ बल्कि एक सख्त किस्म का मर्द हूँ जिसे ज़िंदगी में कोई हरा नहीं सकता। ये उसकी बचकाना बातें थी। इसी वजह से ज़िंदगी से भरपूर ये लड़की मुझे भी पसंद थी और मेरी उससे दोस्ती भी इसी बुनियाद पर हुई थी। मगर बंटी मुझसे बात करते वक्त इस बात का एहसास न करती कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। उसकी इन बातों की वजह से मेरा शौहर मुझ पर शक भी कर सकता है। वो कहती कि जो मर्द तुम पर शक करे वो तुम्हारा नहीं।
तब उसकी बातें मैं सुनकर हंस देती, मगर मेरे शौहर को यही बातें मशकूक लगी और इन्होंने मुझसे पूछने की बजाय मेरी जासूसी करना शुरू कर दी। यूँ गलत फहमियाँ मज़ीद बढ़ती गई और ज़िंदगी मुश्किल होती गई। उस दिन तो मुनीर ने मुझे मना लिया। मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया कि मैं ऐसे शकी इंसान के साथ हरगिज़ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे अम्मी अब्बू ने इस मामले में मेरा भरपूर साथ दिया। अगले ही दिन अब्बू ने खुला का केस दायर करने का फ़ैसला ले लिया था। हफ्ते बाद कोर्ट से मेरे शौहर को नोटिस चला गया। तब इनको होश आया और ये अपने हाथों पर चलते मेरे माँ बाप के घर आए। इन्होंने मुझे लाख समझाने की कोशिश की, बोले कि मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मैं जानती हूँ और यही समझती हूँ कि एक शक करने वाले मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना किसी अजाब से कम नहीं। मैंने मुनीर से कह दिया कि मैं उनके साथ ज़िंदगी का 1 मिनट मज़ीद ज़ाय नहीं करूँगी, मगर वो हार मानने पर राज़ी न थे। बोले मैं किसी न किसी तरह तुम्हें मना ही लूँगा, पर मैंने भी ज़िद की इंतहा कर दी। खुला लेने के 1 महीने बाद मेरे शौहर ने मुझ पर कातिलाना हमला तक किया, यहाँ तक कि मेरा चेहरा मस्क करने की कोशिश की। ऐसे नीच शख्स से यही बात की तवक्को की जा सकती थी। मैं जानती हूँ कुछ मर्द अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर पाते। वो औरत पर अपना हक समझते हैं, चाहते हैं कि औरत उनके बाद किसी और के काबिल न रहे। हालांकि ये जहनीत एक बीमार जहन होने की निशानी है। अपनी इद्दत मुकम्मल करने के बाद अब्बू ने लंदन से आए अपने एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी कर दी। उनका बेटा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ सही नौजवान था। उसने न सिर्फ माजी के गम भुलाने में मेरा साथ दिया, बल्कि ज़िंदगी में हर मोड़ पर मुझे एक नई कुव्वत और नई ताकत बख्शी। आज मैं अपने शौहर के दम से एक कामयाब खातून बन चुकी हूँ। बेशक दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहीं अच्छे लोग भी हैं। खुदा ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे और साकिब जैसा शौहर हर औरत को दे।